बच्चों, आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है ये बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर की काफी सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो उनमें से कुछ चीजों को मैं अभी रिवाइज करूंगा। सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं बार मैग्नेटिज्म की, क्योंकि बार मैग्नेटिज्म जो है ये नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है और वैसे इसको बनाया भी जा सकता है लैब में, लेकिन नेचर में ये चीज बहुतायत से पाई जाती है। और इसमें क्या होता है बार मैग्नेट में कि एक बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ध्यान दीजिए। बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एस होता है, एक एन होता है। एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है, एस पर जाती है और एस से फिर एन पर आती है, यानी एक लूप बनता है। एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है, एस से जाती है और फिर लूप बनता है। आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये होता है आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाहर की अगर हम बात करते हैं ना तो बेटा बी वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये एन टू एस होती है डायरेक्शन। बट इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करते हैं तब फिर ये इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करते हैं तो ये S2N होती है। ये हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। डी वेक्टर और एम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना ये S2N होता है। आपको हमने ये भी बता दिया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है एम वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी S2N होती है। ये चीज भी हम आपको बता चुके थे। बार मैग्नेट में दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक एस पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। हम नॉर्थ पोल की भी एक पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, एस पोल की भी एक पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। तो स्मॉल एम को हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, है ना। स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ क्या चीज है? इट इज मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रिएटेड बाय द पोल। तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम को हम कहते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय पोल्स, बाय पोल्स। मतलब एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड का एक तरीके से या मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है उसका एक सेंस है, उसको समझा जाता है। आपको इसकी डायमेंशन वगैरह, क्वांटिटी वगैरह ये सब बताएंगे हम, ठीक है। क्या क्या होती है इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वो सब बताएंगे, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय पोल्स होता है, राइट। अब देखिए कैपिटल एम को हमने कहा था स्मॉल एम इंटू 2L और इसको हमने कहा था स्मॉल एम इंटू एल। अगर हमने सेंटर को सी कहा, इसको एल कहा, इसको एल कहा, तो पूरी लंबाई कितनी हो गई थी हमारी? कैपिटल एल बराबर 2L हो गई थी। ये सब बातें हम कर चुके थे पिछले चैप्टर में, यानी अब इनको जो है ना हम थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ गए। अब आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वो बताने जा रहा हूं जो स्मॉल एम होता है पोल स्ट्रेंथ, ये प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार। तो A is what? Area of cross section of magnetic bar. आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए। और जो कैपिटल M होता है वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। देखिए ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में बता दी थी, ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में बता दी थी। यहां तक हमने ये सब बातें हमने पिछले चैप्टर में कर दी थी। आज मैंने नई बात ये की है, यानी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की है। जो आपकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शन में होती है। ये जैसे मैग्नेटिक बार है तो इसका जो स्मॉल एम है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कैपिटल एम जो होता है वो एम इंटू एल होता है। इसके अंदर हम अगर इसकी प्रोपोर्शन लगाएंगे तो ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में आएगा, है ना। कैपिटल एम प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखिए आपके पास में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं? जैसे अगर मान लो एक मैग्नेटिक बार है
और उस मैग्नेटिक बार का एम दे रखा है। आपको अगर ये काट दिया जाए दो बराबर के हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए कि एक मैग्नेट था उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में काट दिया, तो ध्यान दीजिए अगर पूरे मैग्नेटिक बार का जो कंप्लीट वाले का अगर स्मॉल एम था मैग्नेटिक पोल, तो अब आधे आधे का m/2 होगा, क्योंकि आपने दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, m/2 राइट। कैपिटल M जो है वो भी इसका आधा आधा हो जाएगा, अगर पूरे का m था तो m/2 हो जाएगा। ये तो इसका ये तरीका कट करने का हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक बार मैग्नेट हो, इसका पोल स्ट्रेंथ m है और इसका पोल स्ट्रेंथ n है, अब अगर आप इसको ऐसे काट देंगे, इस तरह से दो टुकड़े कर देंगे, तो क्या होगा, फिर आपके दो मैग्नेट बन जाएंगे, दो मैग्नेट बन जाएंगे सेम क्रॉस सेक्शन के, जिसकी थिकनेस मोटाई सेम है। अब ये सेम थिकनेस वाले दो मैग्नेट बन गए, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोल स्ट्रेंथ बदलेगा ही नहीं, हाँ नहीं बदलेगा, लेकिन कैपिटल M आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल M वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए कैपिटल M वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जबकि स्मॉल m एरिया पर डिपेंड करता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखिए हम एक रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट ये लिख देते हैं कि इफ अ मैग्नेटिक बार is being cut longitudinally मतलब लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडिनली यानी लेंथ वाइज, है ना, मींस लेंथ वाइज, then m decreases and capital M both decreases, राइट। जैसे m प्रोपोर्शनल टू a आएगा, अब आपने लेंथ वाइज काटा है, लेंथ वाइज काटा है तो पता नहीं आपने कैसे काटा है ना, आपने इसके दो टुकड़े किए हैं, या आपने चार बराबर टुकड़े कर दिए, या आपने तीन बराबर टुकड़े कर दिए, है ना, या पांच बराबर टुकड़े कर दिए, आपने इसके 16 बराबर टुकड़े कर दिए, जितने भी टुकड़े कर दिए आपने, तो इफ a इज डिवाइडेड बाई सपोज a अपॉन n कि न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a डैश इज a अपॉन n, तो आपका जो स्मॉल m डैश आएगा वो कितना हो जाएगा, m अपॉन n हो जाएगा, उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट m तो आपका खैर वॉल्यूम पर डिपेंड करता ही है, तो वो तो जितने हिस्से करोगे ना आप उतना हो जाएगा वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल M इज नो इशू, बट स्मॉल m में ध्यान रखना है, जो पोल स्ट्रेंथ है उसका डिवीजन आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। अच्छा, इफ मैग्नेटिक बार is cut transversely, is cut perpendicularly, है ना, perpendicular to length, is cut perpendicular to length, या ट्रांसवर्स कट, है ना, एक ही बात है, length, then m will not change, small m will remain same। हाँ जी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल M तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कैपिटल M प्रोपोर्शनल टू तो V है ही, कि आपने अगर उसके 10 टुकड़े बराबर बराबर किए हैं तो 10 के अंदर चेंज वो बढ़ जाएगा, लेकिन स्मॉल m जो है ना वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक बार है और इसके आप 1 2 3 4 5 10 20 100 ऐसे टुकड़े कर देते हैं, तो सब टुकड़ों का स्मॉल m सेम आएगा, जितने भी टुकड़े हो गए सबका स्मॉल m सेम आएगा। एक्चुअली स्मॉल m जो है ना वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, तो वो हमेशा इसी तरह से रहेगा, लेकिन कैपिटल M जो है ये आपका वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। चलिए अब हम आपके जो है ना न्यूटन्स लॉ की बात यहां पर भी करेंगे दो मैग्नेटिक पोल्स में। तो देखिए फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, अगर मान लीजिए दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स हैं,
हालांकि यूनिमैग्नेटिक पोल की बात सोच भी नहीं सकते हम, है ना, यूनिमैग्नेटिक पोल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लॉ है वो अपना काम कर रहा है ना। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कूलॉम्स लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। अगर दो हम मैग्नेटिक पोल्स ले लेते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस r होती है तो इनका जो फोर्स होता है F इक्वल टू वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर ही होता है। इन दोनों पोल्स के बीच में फोर्स लगता है और वो इस तरह से ही लगता है। अब अगर अपन यहाँ पर जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में इलेक्ट्रिक वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते थे तो F अपॉन m लिखते थे, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो क्या लिखते थे, F अपॉन Q लिखते थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। आज हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो बिल्कुल यही लिखेंगे, F अपॉन m लिखेंगे। यानी कि जिस तरीके से हम F बराबर QE लिखा करते थे, F बराबर क्या लिखा करते थे, QE लिखा करते थे, आज भी हम वैसा ही लिखेंगे, F बराबर MB लिखेंगे, MB लिखेंगे। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है ना। ये मैं बार बार बता दे रहा हूं आपको, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा बताने की। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, राइट, ये आपका फोर्स आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ बार मैग्नेट। तो कैलकुलेशन है ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैंने आपको 3 नाम बताए थे पिछली बार, याद करो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी ड्यू टू अ बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट, ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, इसके मैंने 3 नाम बताए थे आपको। बी के 3 नाम क्या क्या बताए थे, याद करो। एक तो था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना, और एक था मैग्नेटिक इंडक्शन। तीनों एक ही बात है। तो देखिए जैसे मान लो ये आपका एक मैग्नेट है, इसका ये एस पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी लेंथ स्मॉल एल है, ये लेंथ स्मॉल एल है। अगर हम सेंटर सी से एक डिस्टेंस ले लेते हैं x और हम यहां पर b की वैल्यू पता करना है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, b की वैल्यू पता करना, करेक्ट। इसकी पोल स्ट्रेंथ m मान लेते हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ m मान लेते हैं। इसे हम पॉजिटिव m कहेंगे, इसे हम नेगेटिव m कहेंगे, राइट। तो देखिए मैं b से लिख रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से। तो मैं लिख रहा हूं b नेट ऑन एक्सिस, b एक्सिस, बिकॉज दैट इज एक्सिस पॉइंट, है ना, इक्वेटर पॉइंट अलग होगा। तो b एक्सिस को मैं लिख रहा हूं, आप देखना, एक मिनट जरा पिछले पेज पर चलो आप। ये b इक्वल टू एफ अपॉन एम आएगा, तो आप यहां पर एफ अपॉन एम निकालो एक बार इस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा बताओ। बिल्कुल उसी तरह से आएगा जैसे हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, एग्जैक्टली वही आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है और स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली है बेटा, एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस है ही नहीं। यानी आप मस्ती से इन सब चीजों को कर सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन, अब देखो ये है ना x यहां से है तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। आप बात को समझिए, यहां से डिस्टेंस x है, तो जब ये वाली डिस्टेंस x है तो बेटा बट नेचुरल है कि दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस एल एंड दैट डिस्टेंस विल बी व्हाट, x प्लस एल, s से इसकी n की। तो हमने वही लिखा है। अब देखिए मैं कॉमन ले लेता हूं कुछ चीजों को, आप चेक करना मेरी कैलकुलेशन, है ना, सब बच्चे कैलकुलेशन चेक करेंगे। और मैं यहां पर कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मुझे लग रहा है यहाँ 4xl आएगा, आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज, है ना, राइट। अब देखो इस b ऑन एक्सिस, ये इसका फॉर्मूला आ गया है हमारे पास में, b एक्सिस का,
वो आया है म्यू नॉट, 2 को मैं यहां रख देता हूं, 2x लिख देता हूं, और ये स्मॉल m इंटू 2l लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं 4 पाई x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चेक करेंगे तो दिस विल बी ट्वाइस म्यू नॉट कैपिटल M x अपॉन 4 पाई x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका b ऑन द एक्सिस आ गया है, b ऑन द एक्सिस आ गया है। अब जब आपके पास में b एक्सिस आ चुका है ना, तो अब हम बात करेंगे b इक्वेटर की। अच्छा देखो, ये b एक्सिस आ गया, आपका जनरल आया है, किसी भी प्रकार के मैग्नेट के लिए, बड़ा मैग्नेट हो छोटा मैग्नेट हो सबके लिए अप्लाइड है। बट इफ मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, इफ मैग्नेट इज स्मॉल एनफ, इफ मैग्नेटिक बार इज स्मॉल, इफ मैग्नेटिक बार इज स्मॉल, तो देखो क्या आएगा, स्मॉल होगी तो बेटा L इज वेरी वेरी लेस देन x आएगा। जब L इज वेरी वेरी लेस देन x आएगा तो आपका b एक्सिस जो है ये आएगा अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई x क्यूब, ये आएगा, है ना। ये b एक्सिस आया है, तो ये एक्सिस के लिए आया। अब हम बात करेंगे इक्वेटर के लिए, तो देखो b ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ मैग्नेटिक बार। देखिए मैग्नेटिक बार जो है ना, उसके इक्वेटर पर बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में की थी ना। मतलब आप ये समझ लो जरा सा भी अंतर नहीं है, एक स्टेप का भी अंतर नहीं है, सब कुछ वो का वो है, वही कहानी, वही, कुछ है ही नहीं। ये L है, ये L है, ये C है, और हमने इक्वेटर ले ली ये वाली जगह। मान लो ये डिस्टेंस y है, तो नेचुरल है कि दिस इज व्हाट, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बेटा आप देखो अपना इलेक्ट्रोस्टिक्स खोल करके 100% यही किया है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण b की डायरेक्शन उधर, नेगेटिव के कारण b की डायरेक्शन इधर, समझ रहे हो। अब इस b के दो कंपोनेंट करेंगे, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूं अगर, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये b cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये भी b cos थीटा हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे b cos थीटा, इधर का b sin थीटा होगा, इधर का b sin थीटा होगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। टोटल b जो आएगा आपका वो आ जाएगा ट्वाइस b1 cos थीटा, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो ट्वाइस b1 cos थीटा को मैं लिख रहा हूं ट्वाइस, b1 को मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन ये वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मेरा आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, के एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बस वो जो है ना क्यू की जगह स्मॉल एम लिख दिया है। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम, आप समझ रहे हैं मैं क्या लिखने वाला हूं, एल अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिखने वाला हूं। आप देखेंगे कि मैं यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दूंगा, और ऊपर m इंटू 2l लिख दूंगा, और नीचे जो है वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 कर दूंगा। आप देखेंगे कि रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ था। आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पन्ने पलट लो अपने, उसके इलेक्ट्रिक डायपोल वाले पन्ने पलट लो, वो वही है, ठीक है। इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन वाई, छोटा हो बहुत मैग्नेट, तो आपका बी इक्वेटर का आएगा ये आंसर, बी इक्वेटर का आएगा म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 4 पाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 4 पाई वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना, या वाई क्यूब आएगा, वाई क्यूब आएगा, पहले भी आया था ना, एक्स क्यूब भी आया होगा, है ना। हाँ एक बार जरा देख लो पिछला वाला क्या आया था, एक्स क्यूब, सही है। ये आपका बेटा इक्वेटर और बी एक्सिस का आ गया। इसका अगर रेशियो लेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का रेशियो आएगा जैसे पहले आया था, जैसे बी एक्सिस का रेशियो और बी इक्वेटर का रेशियो। तो बी एक्सिस जो है वो आएगा ट्वाइस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, इस तरह से आएगा। हमेशा आप देखिए, अच्छा ये जो ना ज्यादातर आपको फॉर्मूला यही काम आने वाला है, यानी कि कोई डिफरेंस होने वाला
नहीं है। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर मैंने गलत लिख दिया क्या? ये कुछ, हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया, वाई क्यूब ऊपर आएगा, एक्स क्यूब नीचे आएगा, है ना। देखो देखो, 2y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये आएगा उल्टा। ठीक है, तो ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए मैंने जिस तरह से वहां पर हमने एक डाइपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेशन करवाया था, बिल्कुल यहां भी हम वाइब्रेशन करवा सकते हैं। जैसे वहां मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, उसमें डाइपोल को वाइब्रेट करवाया था, उसका फिर टाइम पीरियड निकाला था, वही टाइम पीरियड हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अब इस पे यहाँ एम बी लगेगा, यहाँ पे माइनस एम बी लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एल है पूरा, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क आएगा फोर्स इंटू आर डिस्टेंस, तो फोर्स है आपका एम बी और आपका आर है एल साइन थीटा। तो चेक करिए जरा, टॉर्क बराबर आ जाएगा आपका कैपिटल एम बी साइन थीटा। हमने अगर थीटा को स्मॉल रख रखा है तो मैं रीस्टोरिंग टॉर्क को बोलूंगा एम बी थीटा, फिर इसको हम बोलेंगे आई एल्फा। ये वही सब बातें हैं जो पुरानी बातें हैं, आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी पढ़ाया था और अभी शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी पिछले उसमें चैप्टर में भी कराया होगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एल्फा क्या है? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है। आप जब इसको लिखेंगे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये आपके आएगा माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो इसे लिखेंगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी आपके पास ओमेगा आ गया है अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये टाइम पीरियड आ गया आपका। तो देखो अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए आप, फॉर्मूला चार्ट जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, पेज नंबर 1 देखो, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारी बातें हो गई हैं। और अब देखिए आपके ये डू योर सेल्फ के क्वेश्चन है 1 2 3 4। मैं एक भी सवाल कराना नहीं चाहता क्योंकि इसमें आपको केवल डायरेक्ट अपना वो रखना है, वैल्यू रखना है। डायरेक्ट क्या रखना है? वैल्यू रखना है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जो रिजल्टेंट है वो डिफरेंस के बराबर आएगा। अगर दो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के डायरेक्शन में है तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐड हो जाएगा दोनों। अगर मान लो आपके पास में 3 मैग्नेटिक मोमेंट है, सपोज ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज इस तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट मान लो यहां पर है, ये मान लो यहां S है और यहां N है ना, और एक मैग्नेटिक मोमेंट आपका यहां पर है, ये मान लो आपका S है और ये N है ना, ये N है वो S है, राइट। यहां भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आप क्या करें, तीनों को जोड़ने के लिए क्या करें, तीनों के वेक्टर लिखें बाकायदा। जैसे ये M वेक्टर है तो मैं लिखूंगा M1 वेक्टर, M1 वेक्टर को मैं लिखूंगा M I कैप। M2 वेक्टर दूसरा कोई सा भी ले लो आप, M2 वेक्टर देखो मैं इसको ले लेता हूं, अब वो S था और ये N है, यानी इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो देखो इसका मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा बाकायदा। जो यूनिट वेक्टर आपको बताया था वही लिखेंगे। मतलब आज यूनिट वेक्टर आपको मैंने वेक्टर में एक बार बता दिया, जिंदगी में कभी नहीं बदलेंगे, पूरी जिंदगी नहीं बदलेंगे जी, हम तो ऐसे आदमी हैं बदलते ही नहीं है। ये आपका आ गया, और ये आपका फिजिक्स वाले लोग बड़े जोरदार लोग होते हैं, जो एक बार बोल दिया बदलेंगे नहीं कभी। हाँ अब ये देखो, ये आपका थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे हम 1/2 आई कैप माइनस रूट 3/2 जे कैप। आप चेक करें जरा, ये M2 आ गया। अब अगर ये इधर है मान लो, तो ये आपका M3 आ गया। तीनों का आप एडिशन कर दीजिए, वेक्टर एडिशन, ध्यान दीजिए करना वेक्टर एडिशन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन होगा। 1/2 आई कैप प्लस रूट 3/2 जे कैप। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, M टोटल आ जाएगा आपका, टोटल वेक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे लगता है 2MI आ जाएगा आई कैप। ये एक मैंने एग्जांपल देके बताया है कि आप जो है जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं इनका सम कर सकते हैं आप, इस तरह से आप
सम कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स का। ठीक है, चलिए जी अब हम बात करते हैं। मैंने आपको पिछली बार एक टर्म डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बी एंड एच दो टर्म बताई थी। बी जो है इसकी यूनिट हमने बताई थी आपको टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बताई थी इसकी। आज हम इस एच को बताएंगे एम्पियर पर मीटर यूनिट इसकी। और मैंने ये बताया था कि बी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है, और ये मटेरियल मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। नो डिपेंडेंस ऑन मटेरियल मीडियम, नो डिपेंडेंस ऑन मटेरियल मीडियम, मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि बी जो है ये डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिक पैरामीटर ऑल्सो। बी डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स, बोथ, दोनों पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स, हाँ जी, पैरामीटर्स दोनों पर डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, ये जो H है डज नॉट डिपेंड अपॉन हाँ जी, V depends upon medium and geometric parameters and H does not depend upon material medium but depends upon geometric parameters, है ना। ये आपको बता दिया था उस समय, पैरामीटर्स। नाम क्या था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नेम वाला जो चक्कर है ना, इसको अच्छी तरह पकड़ लो क्योंकि इसमें बड़ा पंगा है। देखिए इसके क्या क्या नाम है, इसके नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, बी के नाम मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये नाम है बेटा। राइट, अच्छा, इसका नाम मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग में कभी कभी जेड लिख देते हैं, कभी कभी एस लिख देते हैं, है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी केवल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिए। यहां मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इसको केवल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिख देते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, केवल ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं, ये सब किताबों में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही मिलेगा। इसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दिया यानी कि एच है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दिया यानी कि एच है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया यानी कि बी है। अब एक्चुअल में ये बी है ना, ये फील्ड इंटेंसिटी है सच में। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है ये वो पैरामीटर है जिसके कारण मैग्नेट पैदा होता है, ठीक है। तो दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए अब हम बात करेंगे मटेरियल मैग्नेटिज्म, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए, मटेरियल मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं। देखिए जी, जितने भी मटेरियल इस दुनिया में हैं, सब में इलेक्ट्रॉन है, सब में प्रोटॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा रहा हो, यानी कि हर मटेरियल के अंदर चार्ज है, एवरी मटेरियल में चार्ज है। एक मिनट जरा, एक मिनट बेटा। हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हर मटेरियल के अंदर चार्ज है।
तो जैसे मान लो एक मटेरियल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसका जो बी होता था वो क्या होता था, नहीं वो मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता था वो मैग्नेटिक मोमेंट होता था इंटीजर नंबर ऑफ द बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन का इंटीजर नंबर होता था, यानी हर एटम के साथ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ऑल मटेरियल्स, ध्यान दीजिए कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ऑल मटेरियल्स हैव एटम्स, एवरी एटम, थोड़ा बात को पकड़ने की कोशिश करना, ऑल मटेरियल्स हैव एटम, एवरी एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, सारी जो न्यूक्लियाई है ना उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियाई, सब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना, रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो एवरी एटम हैज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियाई, हर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। आप देखिए फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन there is certain, for every electron there is certain m vector associated with the motion of electron, ये ध्यान रखो। तो कहने का मतलब ये हुआ इनफैक्ट there are large number of magnetic momenta, in any material piece, any material specimen, कोई भी स्पेसिमेन हो उसके अंदर होता ही है साहब, स्पेसिमेन के अंदर होगा ही होगा मैग्नेट। अब देखो इन नॉर्मल कंडीशंस, ध्यान दो, इन नॉर्मल कंडीशंस in normal conditions, if we have a material specimen of volume V, V, mass m, or specimen of n molecules, n moles। तो ध्यान दो बेटा क्या हुआ, V तो वॉल्यूम है स्पेसिमेन का, स्मॉल m उसका मास है, और n जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स है। हर मटेरियल के मोल्स तो होते ही हैं। तो मान लीजिए ये एक ऐसा पीस है, किसी भी मटेरियल का पीस है। इस मटेरियल की खास बात यह है, इसका मास है, इसका वॉल्यूम है और इसका मोल है, ये है। अब इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर ये हो रहा है कि कोई मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, कोई इधर है,
कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो इन जनरल ऑल अवेलेबल मैग्नेटिक मोमेंटा आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। तो देखिए इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, in normal condition all internal electronic magnetic momenta are randomly distributed in all directions resulting into a zero net magnetic moment, we say the piece of material is non-magnetized। ध्यान दीजिए, आप सारी बात को समझिए कि इन जनरल एनी मटेरियल स्पेसिमेन, है ना, तो m इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है अंदर, है बहुत सारा, काफी सारा मैग्नेटिज्म है, बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंटा है, अनकाउंटेबल है, मोल्स हैं साहब, बहुत सारे मोल्स हैं, लेकिन कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, मत पूछो किधर किधर, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेट मिला के 0 हो गया, नेट मिला के तो 0 हो गया। तो देखिए इफ अ मटेरियल पीस और स्पेसिमेन, है ना, इफ अ मटेरियल स्पेसिमेन is not magnetized, then all magnetic momenta having random directions result into net zero मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी भैया नेट 0 है, आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, m टोटल 0 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन उधर है, कोई इलेक्ट्रॉन का उधर है, सबके हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने मैग्नेटिक मोमेंट हैं, लेकिन सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण क्या होता है कि बस 0 हो गया, सारा कैंसिल होकर के। बट now if we drop this specimen into a magnetic field, but now if we drop this specimen into a magnetic field, है ना, देखो बेटा, ये मैं एक सोलेनोइड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, सोलेनोइड, इसमें मैंने करंट बहा दिया, सोलेनोइड में मैंने क्या बहा दिया, करंट बहा दिया। बेटे ये सोलेनोइड में मैंने करंट बहा दिया, तो आप बताइए इस सोलेनोइड के अंदर B कितना हो गया, इस सोलेनोइड में B हो गया म्यू नॉट Ni, इस सोलेनोइड के अंदर H कितना हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, N into I, आपको मैंने बताया था।
अब वो जो स्पेसिमेन था जिसमें m बराबर 0 था, है ना, तो नाउ इफ यू ड्रॉप दिस स्पेसिमेन इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर, हमने बढ़िया वाला करंट बहा दिया तो इसके अंदर सोलेनोइड में क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसको पकड़ के इसमें डुबो दिया कि जाओ आप, ड्रॉप कर दिया सोलेनोइड के अंदर। ये जिसका 0 था सोलेनोइड में जाते ही धमाका होता है, क्या होता है, सब पर फोर्स लगता है, सारे मैग्नेटिक मोमेंटा जो थे ना वो, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है भैया सोलेनोइड के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, आपने करंट बहाया है बहुत तगड़ा वाला, आप लोग करंट खूब तगड़ा बहाते हो, है, इसमें आपने करंट बहा दिया, अब करंट बहाते ही इसके अंदर मैग्नेट आ गया, इसमें क्या हुआ, अंदर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड पर लगा फोर्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगा फोर्स, सब चेंज हो गए, सबके डायरेक्शंस बदल गए, और डायरेक्शन बदल बदल के सब एक जैसे इकट्ठे हो गए, जिधर भी लगा, लेकिन जाएंगे अब सारे, क्योंकि सब पर फोर्स लगने वाला है ना। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे चले जाएंगे, मैंने कोई गिनती नहीं करी है, मैं इसके अंदर बैठ करके कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर ऐसा होगा कि मैग्नेट जो है ना अरेंज हो जाएंगे। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंटा आर अरेंज्ड, है ना। तो देखिए देन अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड the electronic magnetic momenta इलेक्ट्रॉन वाले है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंटा get arranged in a particular direction, अब देखो बेटा, यहां देखो आप, अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग होता है, कोई मटेरियल बहुत ज्यादा तेजी से मैग्नेट बन जाता है, कोई मटेरियल बहुत रेजिस्ट करता है, ये अलग अलग मटेरियल की टेंडेंसी है ना, तो वो एक अलग बात है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंटा गेट अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फाइनली एज अ रिजल्ट लिखो ना आप, है ना, as a result a net magnetic moment m is introduced with the material piece, with the material specimen, है ना, पीस लिख दो, कुछ भी लिख दो, मटेरियल पीस लिख दो, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब मैं कह रहा हूं कि इफ कैपिटल M इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड, ध्यान देना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, M is induced magnetic moment. Capital H is magnetic intensity. देखना, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरह से लिखना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, है ना, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी रेस्पॉन्सिबल, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ कैपिटल M। ये देखो आप, असली बात लिखी है मैंने, H बराबर मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ M, M के इंडक्शन के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है, इसी के कारण M पैदा हुआ है, नहीं तो बेचारे स्पेसिमेन के पास में तो 0 था, है ना, स्पेसिमेन के पास में तो 0 था भैया। इस H ने
इस H ने उसके अंदर M डेवलप किया है, तो ये रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, समझ रहे हो आप? तो ये H है बेटा, राइट। अब देखिए स्मॉल m को मैं मास कह देता हूं, मास कह देता हूं, n को मैं मोल कह देता हूं, और v को मैं वॉल्यूम कह देता हूं, v को मैं वॉल्यूम कह देता हूं। अब आप देखो ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब हम एक नई टर्म आपको बताएंगे, और वो नई टर्म आप देखिए, मैं नई टर्म बताऊंगा आपको, इसको जो है ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक नई टर्म बताई जा रही है आपको, टाइजेशन, ध्यान दो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, इसकी यूनिट भी एम्पियर अपॉन मीटर ही होती है। अब आप दोनों चीजों में अंतर देखिए, दोनों चीजों में अंतर देखिए कि क्या क्या है। H को हमने कहा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H को हमने क्या कहा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये एक्चुअल में वर्ड्स वाले मामले में बड़ा पंगा है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैंने क्या कहा H को, H को मैंने कहा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग माने मैग्नेटाइज करने वाला, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मैग्नेटाइज करने वाला। अब देखो I को मैं क्या कह रहा हूं, I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटाइज होने वाला, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा मैग्नेटाइजेशन। देखिए एक तो होता है मैग्नेटाइजर और एक होता है मैग्नेटाइज्ड। तो ये मैग्नेटाइज्ड वाला है, एक मैग्नेटाइजर जो बनाएगा मैग्नेट, एक होता है बनने वाला, है ना। एक तो होता है फादर और एक होता है सन, इसके कारण ये पैदा हुआ है, राइट। तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, इसको मैं तीन तरह से डिफाइन कर रहा हूं। देखो थ्री टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो बेटा, थ्री टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहला IV, इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक मैग्नेटाइजेशन, वॉल्यूमेट्रिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वॉल्यूमेट्रिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना मैग्नेटिक वो इंड्यूस हुआ, दैट इज इंटेंसिटी। एक्चुअल में यही होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो फंडामेंटली हम अपनी सारी कैलकुलेशंस में वॉल्यूमेट्रिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की ही बात करेंगे, लेकिन कभी कभी हम दूसरी तरह की इंटेंसिटीज की भी बातें कर लेंगे। देखो क्या होगी, वो होगी IS, एस माने स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखना ध्यान, स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो बेटा, स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता है ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल M अपॉन मास। अब ये कैपिटल M अपॉन मास क्या होता है, कैपिटल M अपॉन मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अब M अपॉन वॉल्यूम को हमने पहले से ही I अपॉन IV बोल दिया है, वॉल्यूमेट्रिक इंटेंसिटी, इसको रो से डिवाइड कर दो, तो ये स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया। तीसरी तरह की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे हम कहेंगे I मोल, इसे कहते हैं मोलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मोलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
मोलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए मोलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ना, इसको हम कहेंगे कैपिटल M अपॉन N। N इज नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो आप M अपॉन N हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। तो ये N जो है ना, ये क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। बताऊं क्या होगा, ये होगा स्मॉल m मास अपॉन एटॉमिक वो मास नंबर, तभी तो मोल आएगा। केमिस्ट्री की बात है तो मोल कंसेप्ट की बात है, करेक्ट। अब देखो क्या होने वाला है आपका, अब आपके ये होने वाला है m इंटू ए क्या है, ए आपका Z प्लस N है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज मोलर मास नंबर। ठीक है, चलिए ये m ये स्मॉल m आपका मास है, इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोलेंगे ही बोलेंगे हम। तो ये आपका आ जाएगा I वॉल्यूमेट्रिक अपॉन ए आपका मोलर मास नंबर अपॉन वो, ये आपके पास में ये चीजें आएंगी। तो देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखो एक बार, फॉर्मूला चार्ट में ये यहां तक पूरा डिफाइंड है, पेज नंबर 1 चेक कर लीजिए आप फॉर्मूला चार्ट का, बड़ा आसान सा, बड़ी मस्ती वाली बातें हैं, कोई ऐसी खास दमदार बातें नहीं है। अब देखो मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका रिलेशन बिटवीन I एंड H। देखो I एंड H में रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, आपको अभी भी मैंने बताया I क्या है, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं बार बार लिख रहा हूं, बार बार क्यों लिख रहा हूं, जिससे आपके दिमाग को एकदम पक्का हो जाए और कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी इंड्यूस्ड है, ये क्या है, इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड है। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी इंड्यूसर है, पैदा करने वाला और पैदा होने वाला। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊं कि जितना स्ट्रॉन्ग H होगा ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग I पैदा होगा। यानी इंट्रोड्यूसर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो इंड्यूस कर रहा है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इंड्यूस्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि I प्रोपोर्शनल टू H, H तगड़ा तो I भी तगड़ा, H के कारण I बना है, H के कारण I बना है, करेक्ट। H क्या चीज है, फंडामेंटल, H फंडामेंटली है वो, बताऊं क्या, B अपॉन म्यू नॉट, ये H B अपॉन म्यू नॉट। अगर मटेरियल नहीं अवेलेबल है, और अगर मान लो कोई मटेरियल अवेलेबल है, तो आप H को कह सकते हैं B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, B अपॉन म्यू भी कह सकते हैं, म्यू माने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर, है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था। ये I प्रोपोर्शनल टू H है बेटा। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, तो मैं यहां पर इसको कह देता हूं XH या जाई H, इसको X भी बोलते हैं, जाई भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, समझने से मतलब है। व्हाट इज दिस X या जाई, थोड़ा सा स्टाइल में लिख देते हैं तो जाई बन जाता है, इसको जो बोलते हैं जाई है ना, जाई, ZYE, जाई, मतलब ये लैटिन लेटर है जाई। अब जाई क्या है, जाई है I अपॉन H, I अपॉन H, नो यूनिट नो डायमेंशन, है ना, ये जाई है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कितना तेजी से मैग्नेट बनने के लिए ये चाहता है, क्या इसकी चाह क्या है, इसकी इच्छा क्या है मटेरियल की, क्या टेंडेंसी है मटेरियल की, दैट इज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कि भैया मैग्नेटिक फील्ड में डाला आपने, डालने के बाद हुआ क्या, डालने के बाद इस मटेरियल का कितना जोरदार मैग्नेटिज्म बना, ये वाली बात कर रहे हैं, है ना, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये है I अपॉन H। अब जैसे आपका I कितने तरह का था, 3 तरह का था। I वॉल्यूमेट्रिक था, I स्पेसिफिक था, और
क्या था, आई मोलर था, है ना। तो हमने क्या कहा था इसको, मोलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और वॉल्यूमेट्रिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसी तरह से ये भी होगा वॉल्यूमेट्रिक मैग्नेटाइजिंग ससेप्टिबिलिटी, वॉल्यूमेट्रिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो क्या आएगा वॉल्यूमेट्रिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कुछ नहीं, आई वॉल्यूमेट्रिक अपॉन एच, है ना। स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पेसिफिक मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच, है ना। और मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मोलर अपॉन एच। तो कोई खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। अब देखो ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इस इंपॉर्टेंट टर्म के बेसिस पर हम आगे बात करेंगे। तो देखो आप, इस इंपॉर्टेंट टर्म के बेसिस पर सारी प्रकृति में, सारी नेचर के अंदर, सारे यूनिवर्स में जो मटेरियल है, दोज कैन बी डिवाइडेड अपॉन 3 फैमिलीज, 3 टाइप्स में डिवाइड करे जा सकते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, susceptibility, based on magnetic susceptibility, all materials in nature are divided into है ना, based on magnetic susceptibility, all materials in nature are divided into 3 categories। देखो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं इसको। एक कैटेगरी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। एक होती है फेरोमैग्नेटिक, और एक होती है डायमैग्नेटिक। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, डायमैग्नेटिक, राइट। हम सबसे पहले डायमैग्नेटिक की बात करेंगे, फिर पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे, फिर फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे। सबसे पहले डायमैग्नेटिक की बात क्यों करेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल की बातें क्यों करेंगे, क्योंकि ये हर मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म होता ही होता है, बिना डायमैग्नेटिज्म का कोई मटेरियल होता नहीं। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो सकता है, किसी में हो किसी में ना हो, राइट। अच्छा, अब ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, इनके अंदर क्या है, ससेप्टिबिलिटी इनकी नेगेटिव होती है। आई और एच दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, तो वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। ये हमेशा मैग्नेटिज्म का अपोज करते हैं, ये अपोजिट मैग्नेटिज्म होता है, इसलिए इसको डायमैग्नेटिक, और इसका एक्स जो है ना नेगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसका जो एक्स होता है, जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो आपकी ससेप्टिबिलिटी जो है ना, वो बेटा नेगेटिव होती है, नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड लो होती है, यानी दे पैरामैग्नेटिक, वो मतलब मैग्नेट को सपोर्ट करते हैं और मैग्नेट के साथ एफिनिटी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो दे शो एफिनिटी विद द मैग्नेट। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनका जो एक्स होता है वो होता है पॉजिटिव, बट वेरी स्मॉल। फेरोमैग्नेटिक का एक्स जबरदस्त होता है, ससेप्टिबिलिटी बस डाला और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो कल हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे और इनमें रिलेशन भी एस्टैब्लिश करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट। आज के लिए हम इतना ही पढ़ लेंगे। एक्स पॉजिटिव एंड हाई होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है एक्स, राइट। चलिए कल हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, देखिए कल का हमारा जो टॉपिक होगा ना वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एक्स, म्यू आर एंड एक्स, ये रिलेशन होगा। इन चारों में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द एब्सोल्यूट
magnetic permeability of the material. What is mu r? Relative magnetic permeability of the material. What is this? This is what? Susceptibility. इन चारों में रिलेशनशिप हम कल एस्टैब्लिश करेंगे, डेराइव करूंगा मैं रिलेशन, है ना, डेराइव करूंगा। इसके बाद में ये सब होने के बाद आपको ये डू योर सेल्फ के क्वेश्चन करने हैं और फिर हम ये डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का डिफरेंस करेंगे, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म पर बात करेंगे, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म पर बात करेंगे, लास्ट में फिर हम हिस्टैरिसीस लूप पर बात करेंगे, ठीक। तो चलिए, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारा कर ले में, और ये आगे वाला जो है ना 6 7 ये भी आपसे बन जाएंगे, 6 7 भी बन जाएंगे आपसे, हाँ, क्योंकि ये मोल उस पे मोल कंसेप्ट पर बेस्ड है, केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री है ये 6 7, है ना, हाँ। जैसे 1 2 3 4 5 ये तो सीधा वेक्टर एडिशन है, और जो 6 7 जो ड्यू योर सेल्फ है ये पूरी मोलर केमिस्ट्री है। तो मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट है, आप लगाइए अप्लाई और आप करिए इसको, ठीक है, ओके। तो आज की नमस्ते, इसको आज ही तैयार कर लो जिससे हम आगे बढ़ सकें तेजी स्पीड से, राइट।